नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। अमेरिका का भारी गोलाबारी के बीच ईरान से अपने दूसरे क्रू मेंबर को सुरक्षित निकालने का दावा। F-15E जेट गिराए जाने के बाद हुआ था लापता। सेना की बहादुरी की ट्रंप ने की सराहना। पश्चिम एशिया संघर्ष के 37वें दिन ईरान का कुवैत पर बड़ा हमला। 2 बिजली और जल संयंत्रों को बनाया निशाना। सरकारी कार्यालय पर ड्रोन हमला। इजराइल ने लेबनान पर किए हमले। चुनावी रविवार में तूफानी प्रचार। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में फूकेंगे चुनावी बिगुल। असम में राहुल गांधी और नड्डा की जनसभाएं। केरलम में मल्लिकार्जुन खड़गे और पुडुचेरी में नितिन नवीन करेंगे धुआंधार प्रचार। पर्वतीय राज्यों के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि। फसलों के नुकसान पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यों के कृषि मंत्रियों से करेंगे आज चर्चा। और ईस्टर संडे आज प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने का दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और खबरों का आरंभ करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों में, जहां बात होगी जनादेश की। तो 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार का दौरा करने वाले हैं। कूच बिहार रास मेला मैदान में वो कूच बिहार जिले के 8 सीटों और अलीपुरद्वार जिले की 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर के आसपास ऐतिहासिक रास मेला मैदान में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे, जो उत्तर बंगाल में पार्टी के गहन जनसंपर्क अभियान की शुरुआत का प्रतीक होगा। वो रैली के दौरान विकसित पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी के दृष्टिकोण की रूपरेखा पेश कर सकते हैं। साथ ही राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भाजपा द्वारा हाल ही में जारी जनता की चार्जशीट में उठाए गए मुद्दों को प्रमुखता से रख सकते हैं। प्रधानमंत्री की इस रैली के बाद विधानसभा चुनाव से पहले राज्य भर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की जनसभा, रोड शो और कई कार्यक्रम होने हैं। तो चुनाव प्रचार के बीच पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी तेज है। इसी बीच भाजपा नेता रवि किशन ने अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बंगाल की जनता विकास चाहती है। बांग्लादेशियों से बंगाल को बचाने की लड़ाई चल रही है। इस बार वोटिंग आप लोग देखिएगा, इस बार बंगाली अपने अस्तित्व को और अपने बंगाल को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बांग्लादेशियों से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वो अपनी पहचान के लिए और केंद्र की जितनी बड़ी बड़ी जो लाखों करोड़ों की योजनाएं अब बंगाल में लाके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बंगाल का विकास चाहता है। मोदी जी उनकी पहली पसंद है। प्रधानमंत्री मोदी जी अब कमल पहली पसंद हो चुकी है। बात केरलम की। केरलम में विधानसभा चुनाव में चंद दिन बचे हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दल ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज केरलम में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं, तो वहीं जेपी नड्डा का स्वास्थ्य क्षेत्र के आउटरीच प्रोग्राम में स्थानीय लोगों से संवाद है। वहीं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की 2 चुनावी सभा होंगी। तो केरलम में धुआंधार प्रचार है। कोझिकोड में अभी हमने आपको दिखाया कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो रोड शो कर रहे थे, और इसके बाद एर्नाकुलम के कुन्नथुनाड में भी चुनावी जनसभा का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ कट्टकड़ा में भी अमित शाह की जनसभा
थम्पानूर में पार्टी के पद अधिकारियों के साथ बैठक है। तो चुनावी धुआंधार प्रचार लगातार जो दिग्गज नेता हैं वो चुनावी समर में इस वक्त कूद चुके हैं। तो थम्पानूर में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक है। जेपी नड्डा भी केरल के चुनावी अभियान में भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही चुनावी अभियान में स्वास्थ्य क्षेत्र के आउटरीच प्रोग्राम में वो शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनावी समर में। पीरमेट में मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनावी सभा है और कोटारकरा में भी खड़गे चुनावी रैली करेंगे। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज केरल में 3 जगहों पर चुनावी अभियान है। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, अमित शाह कोझिकोड विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर रहे थे और उसके बाद अब वो एर्नाकुलम के कुंथुनाड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद तिरुवनंतपुरम दक्षिण के कट्टकड़ा में भी जनसभा कर अपने प्रत्याशी को वोट देने की जनता से अपील की जाएगी। अपने दौरे के अंत में अमित शाह तिरुवनंतपुरम के थम्पानूर में पार्टी के पद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान राज्य की चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। विश्वनाथ के सर्किट हाउस के अलावा गोलाघाट में उनकी चुनावी जनसभा है। वहीं कामरूप जिले के कमलपुर में भी वो रैली करने वाले हैं। तो गोलाघाट में चुनावी जनसभा का कार्यक्रम है। असम में चुनावी प्रचार तेज कर रही है कांग्रेस। वहीं भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज पुडुचेरी में चुनावी प्रचार करेंगे। सबसे पहले वो तिरुनलार में रोड शो करेंगे। उसके बाद मनावेली में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा वो मंडल अध्यक्ष और प्रवासी कार्यकर्ता के साथ संगठन से जुड़ी हुई बैठक भी करेंगे। और अब बात तमिलनाडु की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करते हुए राज्य सरकार से जीएसटी मुआवजे और कर्ज की राशि के उपयोग पर सवाल उठाए। श्वेत पत्र में कहा गया कि राज्य को केंद्र से 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी राशि मिलने के बावजूद खजाना खाली होने की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि राज्य का कर्ज मार्च 2024 तक 8 लाख करोड़ के पार पहुंच गया और राजस्व घाटा बढ़ रहा है, जिससे वित्तीय स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता है। श्वेत पत्र में यह भी कहा गया कि बढ़ते ब्याज भुगतान और ऑफ बजट उधार ने स्थिति को और खराब किया। डीएमके ने इन आरोपों को खारिज करते हुए केंद्र से एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर ध्यान देने का अनुरोध किया। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। तमिलनाडु में चुनाव के वक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 भाषा मॉडल को लेकर सियासी विवाद छिड़ गया। एमके स्टालिन ने कहा कि यह नीति असल में हिंदी थोपने का प्रयास है और इससे तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का नुकसान होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एनईपी तीनों भाषाओं के सीखने को बढ़ावा देता है और किसी भी भाषा को थोपता नहीं। दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस देखी गई, जिससे शिक्षा नीति पर राजनीति और बहस अब और तेज हो गई है। तो फिलहाल जनादेश में इतना ही। आगे भी हम चुनावी राज्यों से जुड़े तमाम अपडेट्स आपके साथ करते रहेंगे साझा। कुछ राज्यों में भी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और पाला पड़ने से फसलों को काफी नुकसान हुआ। किसानों की परेशानी को देखते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को फसल क्षति की समीक्षा करने और संबंधित राज्यों के अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि चिंता न करें, संकट की इस घड़ी में मोदी सरकार किसानों के साथ है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री आज संबंधित राज्यों के कृषि मंत्रियों से फसल क्षति के संबंध में चर्चा करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स का आज समापन हो गया। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम के समापन सत्र में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, आचार्य चिदानंद सरस्वती सहित तमाम दिग्गज लोगों ने शिरकत की। इस मौके
पर उपराष्ट्रपति द्वारा 3 किताबों का विमोचन किया गया। बुद्धा, सीईओ, क्वांटम फाउंडेशन और आयुष मंत्रालय के परस्पर सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में मानसिक और आंतरिक शांति, समग्र जीवन शैली, ग्लोबल पीस पर फोकस रहा। इसके साथ ही गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर में मेडिटेशन को कैसे बढ़ाया जाए, प्रसारित किया जाए, इस पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि भगवान के बारे में हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन एक बात तय है कि आत्म परिवर्तन और आत्मनिरीक्षण से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। और ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और इसे विकसित करने का अवसर देता है। आइए सुनते हैं। Every coin got its own two sides. Even the worst speaker also can give you one very special message. That is where our consciousness, in reshaping ourselves, introspecting our own inside, all these things can happen. And meditation is one instrument that enlightens everybody. भारतीय रेलवे बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की योजना पर काम कर रही है। इस कड़ी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर कर जानकारी दी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए लगभग 1500 AI कैमरे लगाए जाएंगे, जो चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। हर कर्मचारी और वेंडर को ID कार्ड और जैकेट दी जाएगी, जिससे उसकी पहचान सुनिश्चित हो पाए। भारत टैक्सी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर नए साइनेजेस भी लगाए जाएंगे। वहीं यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने नए डिजाइन के कोच और बेहतर टॉयलेट्स के मॉडल तैयार किए। मौजूदा कोच को अपग्रेड कर एक सैंपल कोच तैयार किया गया। और अब बात महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को एनडीए सरकार की प्राथमिकता बताया। पीएम ने 2029 लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण का लाभ देने के लिए 16 अप्रैल से होने जा रही संसद की 3 दिवसीय बैठक का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम करने वाले राज्यों की लोकसभा सीटें कम न हो। प्रधानमंत्री ने इसके लिए कांग्रेस सहित सभी दलों के साथ आने का आह्वान किया। 16, 17, 18 को 2 काम करने हैं। केरल हो, तमिलनाडु हो, बाकी राज्य हो, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है। लोग झूठ फैला रहे हैं कि जनसंख्या कम हो रही है तो सीटें कम हो जाएगी। हम इस बार पार्लियामेंट में पक्का करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में कानून पे थप्पा लगाना चाहते हैं कि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी लोकसभा की सीटें कम न हो, इसका थप्पा लगाने के लिए। और दूसरा, महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए, इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे। हमने कांग्रेस के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। हम आशा करते हैं कि वो हमारी बात मान करके आएंगे। हमने इंडिया अलायंस के मित्रों से बात की है। आप भी लोगों को बताइए, कांग्रेस के लोगों को बताइए, एलडीएफ के लोगों को बताएं कि महिलाओं के अधिकार का एक कानून निर्विरोध पास होना चाहिए। ये उनसे वादा लीजिए आप लोग। और मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी माताओं बहनों का ये हक 40 साल से लटका हुआ है, अब 2029 के चुनाव में फिर से लटकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों पर देश की माताएं बहनें दबाव डालें, सब संसद में आएं और इस कानून को पारित करें। वक्त ब्रेक का, आप देखते हैं डीडी न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। हम रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों का। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के पास समझौता करने या स्ट्रेट खोलने के लिए अब केवल 48 घंटे शेष हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पहले उन्होंने ईरान को 10 दिन की मोहलत दी थी। साथ ही चेतावनी दी कि समय सीमा पूरी होने पर ईरान को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक समाधान की भी बात दोहराई। ट्रंप अब तक हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अगर ऐसा नहीं करता तो उसके ऊंचा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के अल्टीमेटम को खारिज किया। ईरानी सेना में जनरल अली अब्दुल्लाही अली आबादी ने कहा कि ट्रंप का बयान बेबस, घबराहट और बेवकूफ़ी भरा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकी का मतलब है कि ट्रंप के लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। वहीं IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने चेतावनी दी कि अगर इलाके में तनाव बढ़ा तो पूरे इलाके को नर्क में तब्दील कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान में किए गए एक भीषण हमले में कई ईरानी सैन्य नेताओं को खत्म कर दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सेना की कार्रवाई का वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने सैन्य नेताओं को मारे जाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले में और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं जंग के 37वें दिन आज ईरान ने कुवैत पर बड़ा हमला किया। ईरान ने कुवैत के 2 बिजली और जल शोधन संयंत्रों पर ड्रोन से हमला किया। इससे दोनों संयंत्रों को नुकसान पहुंचा। 2 बिजली संयंत्रों से उत्पादन होना बंद हो गया, जिस वजह से सेवा से बाहर ये हो गई। और वहीं कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कहा कि ड्रोन हमले के बाद इसके शुवैख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लगी। हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में मार गिराए फाइटर जेट के दूसरे क्रू मेंबर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। ईरान की धरती में से F-15E के 2 क्रू मेंबर्स में से एक को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने सुरक्षित वापस निकाल लिया, जबकि एक लापता था। ट्रंप ने इस मिशन को अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे जाबाज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करार दिया। सोशल मीडिया ट्रुथ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि क्रू मेंबर ऑफिसर, जो एक बहुत सम्मानित कर्नल भी हैं, अब सुरक्षित हैं। ये जाबाज अफसर दुश्मन की सीमा के काफी अंदर फंस गया था और ईरानी लड़ाके लगातार उनकी घेराबंदी कर रहे थे। दर्जनों आधुनिक विमानों ने हमला बोलकर इस रेस्क्यू को अंजाम दिया। आत्मनिर्भर भारत की राह पर बढ़ते कदमों के बीच दवा उद्योग नई ऊंचाइयां छू रहा है। भारत का फार्मा निर्यात 28 अरब डॉलर के पार पहुंचकर वैश्विक बाजार में देश की मजबूत होती हुई पहचान का संकेत दे रहा है। ये निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 5.6% से ज्यादा है। देखिए रिपोर्ट। आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से बढ़ते देश ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत का दवा निर्यात 2025-2026 में फरवरी तक 28 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 5% से अधिक है। भारतीय दवा निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक के राजा भानु ने कहा कि वर्तमान में लगभग 60 अरब डॉलर वाले इस क्षेत्र के 2030 तक बढ़कर 130 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। दरअसल राजा भानु हैदराबाद में भारत के फार्मा निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चिंतन शिविर औषधि निर्यात में वृद्धि के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल से फरवरी अवधि के दौरान निर्यात 28.29 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.6% अधिक है। पिछले साल की हमारी आंकड़े देखें तो 30.47 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था, और इस साल अभी तक जो फिगर्स हमारे पास हैं तो अप्रैल से लेकर फरवरी तक वो हमारी 28.29 USD बिलियन डॉलर्स के 5.6% ग्रोथ दिखा रही है। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि देश में फार्मा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। नई चुनौतियों के बीच
कैसे इस सेक्टर को और आगे बढ़ाया जाए, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। फार्मा इंडस्ट्री आज के दिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में, $60 बिलियन से बड़ी इंडस्ट्री है। हमारा एक्सपोर्ट में भी $30 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। हम चाहते हैं कि इस गति को कैसे बरकरार रखें और फार्मा सेक्टर में जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए क्षेत्र जो खुल रहे हैं, उसमें भी इंडिया की भागीदारी कैसे अग्रणी बनी रहे, आइदर वो बायोसिमिलर्स हो, बायोलॉजिक्स हो या इनोवेटिव ड्रग्स हो, उसमें हमारी इंडस्ट्री कैसे इनोवेटिव लीडरशिप रोल प्ले करे, उसके लिए हम लोग यहाँ चर्चा करने को इकट्ठित हुए। अगर भारत में फार्मा उद्योग की बात करें तो भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा उद्योग है। उसका निर्यात 200 से अधिक देशों तक पहुंचता है। घरेलू बाजार का आकार 60 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसके 2030 तक 130 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और अब बात करते हैं फार्मा निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की। सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत को वैश्विक बायो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए बायो फार्मा शक्ति का प्रस्ताव रखा। बजट में अगले 5 वर्षों में कुल 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। साथ ही हाल ही में कई देशों के साथ हुए व्यापार समझौते के माध्यम से भारत का फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण निर्यात बढ़ा है। फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार PLI यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के तहत विशेष ध्यान दे रही है। PLI योजनाओं के तहत बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्कों को बढ़ाया जा रहा है। बल्क ड्रग्स पार्कों को प्रोत्साहन देने की योजना के तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 3 पार्कों को मंजूरी दी गई है। फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार इन पार्कों की कुल परियोजना लागत 6,306.68 करोड़ रुपए से ज्यादा है। साथ ही उद्योग सहायता पहलों और अनुसंधान प्रोत्साहन उपायों के साथ मिलकर इन योजनाओं से मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से सक्रिय दवा सामग्री, API, प्रमुख शुरुआती सामग्री, KSM और ड्रग इंटरमीडिएट्स DI के 3,591 करोड़ रुपए मूल्य के आयात को रोकने में सफलता मिली है। हैदराबाद से सुरेखा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।